अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल्स क्या होते हैं, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। और फिर इनकी आगे देखेंगे हम लाइन इंटीग्रल को किस तरह हम डबल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन थ्योरम्स, और विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम भी हम लाइन इंटीग्रल को जो है ना वो अपने सरफेस इंटीग्रल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और फिर सरफेस इंटीग्रल्स को हम अपने ट्रिपल इंटीग्रल्स के अंदर, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल के, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कोई भी हमारे पास सी एक क्लोज कर्व है, ठीक है, जिसे हम सपोज करते हैं कि वो कोई क्लोज कर्व होगी। क्लोज कर्व का इधर मतलब ये है कि विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। ठीक है, कर्व हमारे पास जा रही है, वो अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके स्टार्टिंग और जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो सिर्फ एक जैसे हो सकते हैं, जैसा सर्कल में है, लेकिन वो अपने आप को कहीं इस तरह इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस तरह गई है, फिर इस तरह आ गई है, फिर इस तरह चलेगी है। ठीक है, इस तरह अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो उस सूरत में जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा वो होगा ए डॉट डी आर। ठीक है, ए हमें पता है वेक्टर है, डी आर क्या है हमें पता है, हमारा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, इधर डी आर आपका हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और ये वेक्टर था कोई, हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा कहलाएगा लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अगर वो कहते हैं हमारे पास इस वेक्टर ए की जगह अगर हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन फाई आ जाए, ठीक है, स्केलर फंक्शन फाई आ गया, ये क्लोज कर्व है, हमने लिख दी है। तो इस सूरत में हमारा जो फाई है सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई जे और के के साथ। ठीक है, अगर हम कर ले रहे हैं ए डॉट डी आर, तो हमारा जो वेक्टर ए है वो वेक्टर जो डी आर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी कुछ दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, दो तीन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा हो आपके ए डॉट डी आर के साथ, तो वो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर कोई आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो दोनों आपके डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई आपका दो पाथ हैं आपके, ठीक है, आपका वेक्टर ए जो है वो दो पाथ लेके टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो इस सूरत में हम अपने जो है कर्व को अपने दो कंटूर्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, C1 और C2 के अंदर। और फोर्थ प्रॉपर्टी भी यही है, अगर दो से ज्यादा पाथ ले रहा है, ठीक है, तो उसको जितने पाथ हो गए हम उतने पाथ्स में डिवाइड कर लेंगे, जो ये प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, अगर आप पढ़े बुक से, इफ ए वेक्टर ए हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 3x y I माइनस वाई स्केयर जे, वो कहता है इवेलुएट करें ए डॉट डी आर को वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर उसने हमें दे दिया है फ्रॉम 0 0 टू 1 2। ठीक है, जब तो हमें इस तरह कोई कर्व गिवन हो पॉइंट वेरिएशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसने हमें पॉइंट वेरिएशन दे दी है कि जो हमारा जो कर्व है वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वो इन पॉइंट्स 0 0 से लेके 1 2 तक जा रही है। जब वो पॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में दे दे तो हम क्या करते हैं, हम एक किसी चीज को लेट कर लेंगे, जिस तरह इधर हमें सिर्फ उसने दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम y की वैल्यू अपने मेन जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, उधर जब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज है वो x की रह जाएंगी। तो हम जो है फिर इधर से जो पॉइंट वेरिएशन है वो x की लेंगे। ठीक है, कि x कितना वेरी कर रहा है 0 से 1 तक।
ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये कर्व थी, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 0 से 0 तक, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट था 1 से लेके 2 तक। तो फिर हम इसके अंदर जो वेरिएशन है, अगर हम y को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जब भी हमें पॉइंट वेरिएशंस गिवन हो तो हम किसी एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और फिर उसी की वेरिएशन पुट करके उसका जवाब निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं इसे, सिंपल है ये क्या। अगर आप लोग देखें, हमारे पास है ए डॉट डी आर, ठीक है, वेक्टर ए साथ डी आर। ए हमें पता है हमारा वेक्टर क्या है, ये सवाल के अंदर भी गिवन है, 3xy माइनस वाई स्क्र जे, ठीक है, डॉट डी आर वेक्टर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इस सूरत में हमारे पास सिर्फ आई और जे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3xy डी एक्स माइनस वाई स्क्र डी वाई, ठीक है, ये आपका ए डॉट डी आर ये बन जाएगा इधर। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमें, ठीक है, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और पॉइंट वेरिएशंस भी गिवन है हमें, 0 0 से लेके वो जा रहा है 1 2 तक। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस y की वैल्यू को अपने मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे जब भी हमें पॉइंट वेरिएशंस गिवन होंगी। तो हम जब इसे इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू को, 3x डॉट 2x स्क्वायर हो जाएगा dx माइनस y की जगह आपने पुट कर दिया 2x स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास इधर है dy, तो अगर dy y की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं तो फिर इसका dy भी देख लेते हैं क्या होगा, वो होगा 4x डॉट dx। तो हम dy की जगह क्या पुट कर देंगे, 4x dx, 4x dx। तो इधर हमने अपनी सारी वैल्यू जो है वो x में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वेरिएशन सिर्फ x की लेंगे कि x में कितनी वेरिएशन हो रही है। x इधर पहले 0 था, बाद में x 1 हो गया, तो हम इधर लिखेंगे जी 0 से लेके 1 तक वेरिएशन है हमारे x में। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 3 इंटू 6x क्यूब, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 4 इंटू माइनस 16 x की पावर 5 dx, ठीक है, ये भी dx है। अब सिंपल हमने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है और हमारा जवाब आ जाएगा 6x की 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 से 1 माइनस 16 x की 6 डिवाइडेड बाय 6, 0 से 1, ठीक है, 1 पुट करेंगे 6/4 माइनस 16/6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई इशू? ठीक है, इसी तरह हमें एग्जाम्पल 2 देखें। अगर हम एग्जाम्पल 2 में वो हमें कह रहा है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2x प्लस वाई डी आई प्लस 3y माइनस एक्स जे, अगर वेक्टर ए गिवन है, वो कहता है इवेलुएट करें ए डॉट डी आर। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, अदील एग्जाम्पल को रिपीट करूं? अच्छा दिल में करता हूँ। अदील ये देखें, हमने कहा था
कि ये वेक्टर ए हमारे पास ए डॉट डी आर फाइंड करना है। जब भी हमारे पास ये डॉट डी आर आ जाएगा ना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका मतलब है ये लाइन इंटीग्रल है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। जिस भी सवाल में आपको डी आर होगा, ठीक है, जिधर डी एस आ जाएगा उधर आप कहेंगे, उधर आप समझ जाएंगे कि ये सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है। और डी भी आ गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हो रही होगी, ट्रिपल इंटीग्रल की, सरफेस यानी डबल इंटीग्रल्स की। तो उसने हमें पॉइंट वेरिएशंस गिवन थी 0 0 से लेके 1 2 तक। तो जब भी हमें पॉइंट वेरिएशंस गिवन होगी, हम क्या करेंगे, हम अपनी जो इक्वेशन है उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर, और फिर उसी वेरिएबल की जो है ना हम वेरिएशन चेक कर लेंगे। जिस तरह के हमारे पास, ठीक है, हमें गिवन था ये 3xy, हमने ए डॉट डी आर फाइंड कर लिया सबसे पहले। उसके बाद हमें y इज इक्वल टू 2x² गिवन था। हमने क्या किया, हमने इसे कि इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, हमने इसका dy ले लिया, क्योंकि dy भी है, dy की जगह 4x dx आ जाएगा। और हमने देखा कि जब ये पुट करेंगे तो वैल्यू सारी x के अंदर आ जाएगी, तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 हमने कह दिया। तो सिंपल हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट किए 0 से 1। ये 3x वैसे ही था, इधर आगे y था, तो हमने y की जगह 2x² पुट कर दिया ये वाला। आगे -y² था, तो y² की जगह हमने ये स्क्वायर पुट कर दिया, और dx y की जगह हमने 4x। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर ये हमने जो एक्स का वेरिएशन लिया 0 से 1, ये हम लोगों ने कैसे लिया? ये देखें, हमारे पास पॉइंट वेरिएशंस गिवन थी 0 0 से लेके 1 2 तक। पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। देखिए पहले इधर x 0 था, बाद में x 1 हो गया, तो हमने सिंपल ये वेरिएशन लिए। ओके सर। ठीक है, उसके बाद सिंपल जब हमने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया वैल्यूज को 1 बाय, ठीक है, इनको सिंपलीफाई कर लिया और लिमिट पुट कर दी बाद में सॉल्व करके। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल है उसके अंदर कह रहा है कि इफ ए आपके पास कोई वेक्टर है, वो कहता है इवैल्यूएट करें ए डॉट डी आर वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट C1। ठीक है, लाइन सेगमेंट C1 है हमारे पास 0 0 से लेके 2 0 तक। ठीक है, अगर मैं इधर लिखूं C1 है हमारे पास 0 0 से लेके 2 0 तक, एंड देन द लाइन सेगमेंट C2। ठीक है, C2 है आपके पास 2 0 से लेके 3 2 तक। हमने सिंपल इनको पुट कर ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट था, इधर 0 0 था, 0 0 से वो खत्म हुआ, y के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, y इधर भी 0 है तो इधर भी 0 है, तो x के अंदर सिर्फ वेरिएशन है, तो ये पॉइंट इधर आ गया, इधर 2 0 होगा। तो हमने कह दिया जी ये जो है ये C1 हमारे पास कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा जी हमारे पास 2 0 से लेके 3 2 तक है पॉइंट वेरिएशन। तो हमने 2 0 हमारे पास ये पॉइंट था, इधर से लेके हमने इसे लेके 3 2 तक। ठीक है, x 2 से 3 तक चला गया, और y की वैल्यू भी बदल गई, 0 से 2 तक चलेगी। तो हमने कह दिया जी ये जो हमारे पास कर्व है ये C2 है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इस तरह दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो हमारी कर्व, तो हम दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं, पहले C1 के लिए फिर C2 के लिए। आइए हम देख लेते हैं कि ए डॉट डी आर तो हमने कर लिया। ठीक है, वो ये बना 2xy dx प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई आ गया। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाई कि जब हमारे पास इस तरह कोई दो लाइन सेगमेंट गिवन हो तो हम उनको अलग-अलग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस C1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। C1 0 0 से लेके 2 0 तक है। ठीक है, देखिए C1 के अंदर तो हमें पता है y के अंदर तो वेरिएशन ही कोई नहीं, y तो 0 रह रहा है, तो हम y इज इक्वल टू 0 पुट लेट कर लेते हैं। ठीक है, जब y इज इक्वल टू 0 लेट किया तो dy इज इक्वल टू भी 0 हो गया, सिर्फ x के अंदर वेरीज है, तो हमने कहा जी x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। अब हमारी जो ये मेन इक्वेशन थी a डॉट डी आर वाली, इसमें जहां जहां y है हमने उधर 0 पुट कर देना है, और जिधर dy है वो भी 0। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये तो होल ही 0 होगी, क्योंकि इसके साथ dy मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके अंदर भी सिर्फ हमारे पास 2x ही बचेगा, y वैसे 0 हो जाएगा।
तो हमने ये लिखा जी हमारी x वेरी 0 to 2, ये सिंपल 2x बचा और सारा dx प्लस अगली टर्म पूरी 0 होगी। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दी, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 4। अब अलॉन्ग अब हम C2 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे समझ नहीं है, ये जो आपने मतलब समझाया कि C1 से ये पहला पॉइंट मुझे समझ आ गया कि C1 जो है 0 से 0 पे जा रहा है, तो सेकंड किया और फिर y को रिप्लेस किया हम लोगों ने, तो वेरिएशन तो ये वाला पॉइंट आपको आपको पिछली एग्जांपल की समझ आई थी? ये सर वो मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि y वहाँ पे दिया ठीक है। तो रिप्लेस करना इजी। अब देखें, अब इधर हमें वैसे कोई कर्व नहीं गिवन थी उस तरह जिस तरह y इज इक्वल टू एक्स के पीछे गिवन थी, हमने सिंपल वही पुट कर ली थी। ठीक है, इधर हमें एक लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, और हम इसके अंदर देख रहे हैं y, देखें पहले x है, x 0 से लेके 2 तक जा रहा है और y इधर 0 है, इधर भी 0। इसका मतलब है इस पूरे लाइन सेगमेंट के अंदर y बदल ही नहीं रहा, y की वैल्यू 0 रह रही है। देखिए ना, इधर भी y 0 था, इधर भी y 0 है, दोनों पॉइंट्स के ओके ऊपर। सर, इसलिए हम ये जीरो ले। समझ आ गया। आपके डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है माइक के अंदर। अच्छा, अब जब हम सेकंड केस में आएंगे, सेकंड C2 के अंदर जब हम देखेंगे हमारा जो x है वो तो बदल रहा है 2 से 3 तक। हाँ सॉरी, हमारा सेकंड केस के अंदर x बदल रहा है हमारा 2 से 3 तक और y के अंदर वेरिएशन आ रही है 0 से लेके 2 तक। तो उधर तो इधर देखिए हमारा x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, और ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है हमें पता है। ठीक है, इस तरह तो इसे हम वैसे तो नहीं लेट नहीं कर सकते जिस तरह उधर तो y के अंदर कोई वेरिएशन नहीं थी, हमने y को 0 के इक्वल लेट कर लिया था। इसके लिए फिर हमें इक्वेशन ऑफ पॉइंट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इस ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है जिसको हम पॉइंट स्लोप को यूज करते हुए अपने वैल्यू के अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, फिर उससे आगे हम देखेंगे। तो हमें पता है अगर हमें इस तरह कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह कोई गिवन हो, ठीक है, उसके पॉइंट्स भी हमें गिवन हो, तो हम उसके ऊपर पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये पॉइंट स्लो फॉर्म की इक्वेशन है जो हम एफएससी वगैरह में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
हमने सिंपल इधर वैल्यूज पुट कर दी, x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, इधर y2 की वैल्यू 2 है, y1 की 0 है, और x2 की वैल्यू गिवन x1 वो भी पुट की x माइनस 2, x1 की वैल्यू जो है ना वो 2 है। ये हमने पुट करके सिंपलीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y की y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी इस लाइन की इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास होगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हमें पता है y ये है हमारे पास, तो हम इसका dy ले लेंगे, ठीक है। इसका अगर हम dy लें तो dy हमारे पास क्या आएगा, सिंपल 2 dx आ जाएगा। और y को जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वेरिएशन फिर x की लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर सिर्फ x वेरिएबल रह जाएगा, तो हम वेरिएशन x की लेंगे। x देखें हमारे पास इस कर्व के अंदर C2 के अंदर जो है x2 से लेके 3 तक जा रहा है, ठीक है। x वेरीज फ्रॉम 2 to 3। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है ए डॉट डी आर के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 2x प्लस वाई था, y की जगह हमने ये जो इक्वेशन निकाली अपनी वो पुट कर दी। 3 इंटू वाई था, y की जगह फिर इक्वेशन पुट कर दिया कि dy की जगह हमने 2 डॉट dx लिख दिया, और वेरिएशन हमने x के लिए 2 से 3 तक। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 7। और ए डॉट डी आर अलॉन्ग 2, ठीक है, हमारे पास था लाइन सेगमेंट्स, तो हमने फिर दोनों लाइन सेगमेंट्स के लिए जो ज्यादा आंसर निकाले एंड में उनको ऐड कर दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोई 4 + 7। इज दैट क्लियर? यस सर। सर हम यहाँ पे y की जगह में x भी फाइंड कर सकते हैं? यस, आप x भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आप x को भी करेंगे यही जवाब आएगा। आप x को लेट कर लें, देखें ना जिस तरह हमारी, लेकिन फिर दोनों सेगमेंट्स के ऊपर आपने x, नहीं ठीक है, आप एक सेगमेंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इधर आप x को भी लेट कर सकते हैं x की भी, लेकिन फिर आपने वेरिएशन y की लिखनी है अंदर। अच्छा, ये होती है हमारे पास दो एग्जांपल्स। अगर हमें पॉइंट वेरिएशंस गिवन हो तो हम उन पॉइंट वेरिएशन से किस तरह अपने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें, ठीक है, पॉइंट वेरिएशन ना गिवन हो, रेदर हमें कोई लिप्स या सर्कुलर शेप्स हमें कोई गिवन हो, ठीक है, जैसे सर्कल है या लिप्स है, मोस्ट प्रोबेबली यही दो गिवन होती हैं, सर्कल या लिप्स। तो इस सूरत में अगर हमें ये ना गिवन हो पॉइंट वेरिएशंस, तो फिर हम अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर तो हमें सर्कल गिवन हो तो हमने जो पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करनी है y इज इक्वल टू r साइन थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और हमारा थीटा 0 से 2 पाई तक जाएगा। और अगर अलिप्स अलिप्स हमें गिवन हो तो हम कहेंगे अलिप्स के लिए y इज इक्वल टू b साइन थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये भी 0 से 2 पाई तक जाएगा। और एलिप्स की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है, ठीक है। और हमें इसको हम कंपेयर करेंगे अपने जो उसने इक्वेशन गिवन है ये वाले, तो इधर से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम जब हमने कंपेयर किया अपने इस जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन को, जो हमें सवाल के अंदर गिवन है लिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1, इधर से हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9 के, तो जब अंडर रूट लिया तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी स्क्वायर आया इक्वल टू 4 के, तो जब अंडर रूट लिया बी की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और वाई हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, ठीक है।
या अब इधर हम डी वाई भी ले लेंगे और डी एक्स भी ले लेंगे, इनका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फिर ए डॉट डी आर की ये इक्वेशन है, इसके अंदर एक्स और वाई की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट 2 पाई तक चल जाएगी हमारी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्पीड थोड़ी कम करें क्योंकि साथ साथ लिखना भी होता है तो फिर वो मिस हो जाते हैं पॉइंट्स। ये आप जो है ना लिखना बाद में भी देख लीजिए, अभी सिर्फ आप देखें, बाद में लेक्चर आपको मिल ही जाना है, आप बाद में से लिख लीजिएगा। क्योंकि आज जो लेक्चर है ना थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए हमने इसे वाइंड अप भी करना है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल के अंदर हमने दो बातें देखी हैं। पॉइंट वेरिएशन फॉर्म गिवन हो तो हमने किस तरह सवाल को सॉल्व करना है, और पॉइंट वेरिएशन फॉर्म ना गिवन हो, कोई सर्कल या एलिप्स इस तरह की फिगर हमें गिवन हो, तो हमने फिर उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लेके उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, वो कहता है कि लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ, वो कहता है ऐसा लाइन इंटीग्रल, a line integral as a whole is given to solve different partitions along path are given। वो कहता है डिफरेंट पार्टीशन आपको एक पाथ के लॉन्ग गिवन है, उसको आपने सॉल्व करना है, लेकिन जो उसके एंडिंग पॉइंट होंगे ना वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने इधर ये देखे, ये लिखा हुआ है वाई, एंडिंग पॉइंट इसका है 1 to 1 इस लाइन इंटीग्रल का, तो ये फिर इंटीग्रल जो होगा ये डिपेंडेंट ऑन पाथ होगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 है डिपेंडेंट ऑन पाथ के। वो कहता है कि जब डिपेंडेंट ऑन पाथ होगा, एवरी पार्टीशन आंसर इज डिफरेंट, व्हेन वी सम ऑल पार्टीशन देन आंसर इज फाइनल। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, अगर हम, वो कहता है आप देखें, इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2xyj, वो कहता है इवेलुएट करें ए डॉट डी आर को फ्रॉम 0 to 1 1। ठीक है, 0 to 1 1। जब ये हम देखेंगे इसके टर्मिनल पॉइंट सेम आ जाते हैं, जिस केस में तो हम कहेंगे ये डिपेंडेंट ऑन पाथ वाला सवाल है। अलोंग द फॉलोइंग पाथ सी, ठीक है, उसने हम डिफरेंट पाथ भी दे दिए। वो कहते हैं सबसे पहले आप फाइंड आउट करें द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 0 1। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, पहले में उसने कहा जी स्ट्रेट लाइन 0 से लेके 1 1 तक आपकी वेरिएशंस हैं। हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x होती है, हमने ये अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी 0 से लेके 1 तक, y इज इक्वल टू x होता है, तो हम इसको ये dy dx कर दिया हमने। ठीक है, a डॉट डी आर हमने फाइंड कर लिया। a डॉट डी आर के अंदर हमने सिंपल क्या किया, अगर हम y इज इक्वल टू x पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, तो x की वेरिएशन ले रहे हैं, x 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो हम 0 से लेके 1 तक हमारी लिमिट गई, और उसके बाद हमारे पास हमने जहां जहां पे y था उधर x पुट कर दिया, इसे सिंपली सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व हमने पिछले मेथड से ही करना है, सिर्फ डिपेंडेंट ऑन पाथ एक कंसेप्ट है कि आपके टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे। सर यहाँ पे जो y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन जो ग्राफ हमने ड्रा किया वो खुद सपोज करना है, ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको देख के। ठीक है, इसको आप जो है ना वो जो हमने पॉइंट्स लो फॉर्म नहीं लिखी उससे भी निकाल सकते हैं, जो हमने एग्जांपल 2 के अंदर लिखी है। वैसे जनरली हम सबको पता ही होता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x होती है, इसे आप जहन में रखें। जी सर, अगर स्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा फॉर एग्जांपल 2x 3x अगर इस तरह का हो तो उसमें भी सुपोजिशन कर सकते हैं। नहीं 2x वो तो फिर कोई बताएगा ना, अगर 2x या 3x है, क्योंकि उसमें तो स्केलिंग हुई हुई है ना। हमें अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताता तो हम तो y इज इक्वल टू x लेते हैं। ओके अगर सर, हमको कोई ठीक है। equation नहीं बताता तो फिर हम वो पॉइंट्स लो फॉर्म बना लेके उसकी इक्वेशन बना लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर कहता है लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 00 टू 10, ठीक है, ये 00 टू 10। फिर वो कहता है C2 हमारा जा रहा है 10 टू 11, ठीक है, 10 टू 11, ये भी टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आ रहा है 11। तो हम दोनों के लिए अलग करेंगे। देखिए वही एग्जांपल जो हमने पीछे देखे हैं, इधर देखिए y के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, y इज इक्वल टू 0 पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर सेकंड केस के अंदर आप देखें x के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, इधर भी x1 था, इधर भी x1 था, तो अब हमने x इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो dx इज इक्वल टू 0 हो गया, और वेरिएशन y के अंदर ले लिया 0 से लेके 1 तक। तो इसको हमने बाद में सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो ये इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो कहता है इफ लाइन इंटीग्रल आंसर इज सेम ऑन एवरी पाथ देन द गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, अगर आप डिफरेंट तरीकों से भी एक टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच रहे हैं और आपका जवाब ठीक आ रहा है, चाहे C1 C2 C3 तीनों को ऐड करके फाइनल आंसर आए, या आप एक मतलब आप इस तरह गए हैं, ये ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं, आपका लेट्स सपोज जवाब आया X, और एक आप इधर स्ट्रेट लाइन से चले गए हैं, और जब आप स्ट्रेट लाइन से गए हैं फिर भी आपका जो जवाब है X ही है, तो इसका मतलब है आपका जो लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, उसे पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जिस मर्जी पाथ से जाएं, शॉर्टर से जाएं, लेंथी से जाएं, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। वो कहता है कि ए हमारे पास कोई वेक्टर है, इवेलुएट करें ए डॉट डी आर को फ्रॉम पॉइंट 00 टू 24। देखिए इधर आप पॉइंट्स बदल गए हैं, सेम पॉइंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट ऑन पाथ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, टर्मिनल पॉइंट दोनों डिफरेंट है। तो सिंपल हम जिस तरह पहले करते हैं, पहले में उसने कह दिया जी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हम सिंपल ये 00 से लेकर 24 तक है, ये स्ट्रेट लाइन है, dy इज इक्वल टू 2dx हो जाएगा। a डॉट dr के अंदर हम y की जगह 2x और dy की जगह 2dx पुट कर देंगे, और x की वेरिएशन जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 2 तक आ जाएगी। इन सेकंड केस we have given the parabola y is equal to x square, तो इसका भी हम डेरिवेटिव dy ले लेंगे, dy क्या होगा 2x dx, और x के अंदर वेरिएशन देख लेंगे हम कितनी है, 2 0 से लेके 2 तक। और थर्ड पार्ट में वो कह रहा है जी ये दो लाइन सेगमेंट से होके गुजर रहा है, C1 00 से 20, C2 जो है वो 20 से 24 तक। ठीक है, अब देखिए इन तीनों केसेस में हम फाइनल पॉइंट 24 के ऊपर ही जा रहे हैं तीनों केसेस के अंदर, लेकिन किसी में हम कोई पाथ लेके स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ले रहे हैं, किसी में हम पैराबोला वाला पाथ लेके उधर पहुंच रहे हैं, किसी में हम दो लाइन सेगमेंट लेके उधर पहुंच रहे हैं। और जब आप देखेंगे तीनों पार्ट्स के आंसर एंड के अंदर हमारे पास सेम होंगे, तो विच शोज दैट लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ अ पाथ किस तरह होगा। अब कुछ हमारे पास जो है थ्योरम है लाइन इंटीग्रल के ऊपर, हम उन्हें देख लेते हैं। वो कहता है जब आपका लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, 5.1 जो थ्योरम है, देन जो आपका होगा ये ए डॉट डी आर, ये आपका 0 होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव होगा इन दैट केस, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के अंदर ए डॉट डी आर 0 होगा। ठीक है, सेकंड है आपके पास, अगर आपका ए डॉट डी आर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, दो पॉइंट्स है P1 और P2, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट है यानी कंजर्वेटिव है, देन आपके पास जो वेक्टर होगा वो A इज इक्वल टू डेल फाई होगा, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन आपके पास।
ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ए डॉट डी आर को इंटीग्रेशन लेके दोनों साइड्स के ऊपर, तो एंड के ऊपर जो आपका आंसर आएगा वो कोई फाइव की फॉर्म में आएगी, P2 माइनस P1। ठीक है, दोनों पॉइंट्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर वो इस बेसिकली में वो शो करवाना चाह रहा है आपका लाइन इंटीग्रल जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर P1 और P2 के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ये जो पॉइंट P1 और P2 इनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। वो कहता है थर्ड 5.3 है ये आपके पास थर्ड, अगर आपका वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव हो तो कर्ल ऑफ ए जो है वो 0 होगी। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है इसका मतलब है वो कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड हो वो हमारे पास, तो इसका मतलब है जो हमारी कर्ल ऑफ ए है, ठीक है, वो 0 होगी, यानी डेल क्रॉस ए 0 होगा। अगर ये 0 है तो इस सूरत में हम इसे कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर ए है इज इरोटेशनल। ठीक है, बाद में वो सवाल पूछ लेता है, वो कहता है जी चेक करें गिवन द वेक्टर इज इरोटेशनल। ठीक है, अब आगे हमारे पास एग्जांपल 6, वो कहता है शो दैट द वेक्टर फील्ड ए sin y plus zi plus x cos y j plus x minus y k hat is conservative। ठीक है, सबसे पहले कंजर्वेटिव चेक करना है। अगर वो कंजर्वेटिव है then find the scalar potential function phi for which a is equal to del phi। हमें पता है अगर कंजर्वेटिव कब होगी, जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, तो उसके लिए डेल क्रॉस ए 0 होता है हमारे पास। हमने पहले कंजर्वेटिव के लिए ये चेक कर लिया, फॉर कंजर्वेटिव डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल जब हमें गिवन होता है हमें पता है आई जे के, और डेल है तो 5/5x 5/5y 5/5 है। आगे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने लिख दिया, आई वाले कंपोनेंट इधर, वाई वाले इधर, जे वाले इधर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे हेंस दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसको हमने, उसने कहा जब कंजर्वेटिव होगी तो फिर फाइंड करें फाई ए फॉर विच ए इज इक्वल टू डेल फाई। हमने लिखा ए इज इक्वल टू डेल फाई। डेल फाई हमें पता क्या होता है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के इज इक्वल टू वेक्टर ए हमने लिख दिया इधर सारा। अब हम कंपेयर करेंगे पार्शियल आई वाली पहले टर्म्स को आई वाली के साथ, जे वाली को जे वाली के साथ, और के वाली को के वाली के साथ, ताकि हम फाई की वैल्यू निकाल सके। अब हमने पहले कंपेयर किया तो हमने देखा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जो है ये आपके पास आ गया इधर से साइन वाई प्लस जेड। ठीक है, आपने इसकी इंटीग्रेशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये पार्शियल फाई इधर आ गया, ये पार्शियल जो है आपका एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो आपने किया हुआ है ना, क्या उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये x जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस हमारे पास कोई कांस्टेंट ऐड होगा। आगे हमारे पास इक्वेशन में कैफ ऑफ y और z का कोई कांस्टेंट ऐड हो सकता है हमारे पास इक्वेशन में। ठीक है, इसी तरह आप लोग लेंगे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y के लिए, और इधर से y वाली टर्म क्या आ जाएगी, x cos y माइनस जेड। इधर से फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, ये y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये फाई आपके पास बनेगा, y आ जाएगा x cos y माइनस एक्स जी प्लस कोई फंक्शन ऑफ आपके पास आ जाएगा y और नहीं, इसके अंदर हमारे पास y भी है। अगर इसे हम y के हिसाब से करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास y है, तो cos y जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप ले लेंगे इंटीग्रेशन।
इसी तरह आप जो है ना थर्ड के लिए कर लेंगे, उसकी आप इंटीग्रेशन ले लेंगे। जब इनकी आप इंटीग्रेशन ले लेंगे तो एंड के ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ax sin y माइनस वाई जी, ठीक है, ये y था, प्लस एफ ऑफ एक्स और जी, क्योंकि हम y के हिसाब से कर रहे हैं तो एक्स और जी आ जाएगा, सीधा थर्ड केस में आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमें इन तीनों के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारे जो फाई है वो सेम हो जाए, क्योंकि दो दो टर्म में तो हम तीनों के अंदर सेम आ रही हैं। देखें एक्स साइन वाई इसमें भी है, एक्स जी इसमें है, एक्स साइन वाई इसमें भी है, इसमें वाई जी है। तो इसलिए जब हम थर्ड निकालेंगे ना फाई विद रिस्पेक्ट टू जी के लिए, वो सॉल्व आउट करके हमारे पास आएगा एक्स जी माइनस वाई जी प्लस एच ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, देखो तीनों के अंदर सेम तकरीबन वेरिएबल है, इधर भी एक्स साइन वाई है, इधर एक्स जी भी है। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ एक्स साइन वाई प्लस एक्स जी प्लस एफ ऑफ वाई जेड, इधर भी एक्स साइन वाई है, इधर भी है, और बाकी एक्स जी है, इधर इधर वाई जी है। इसका मतलब है इधर हमारे पास जो टर्म है वो वाई जी अगर हम ले, एफ ऑफ एक्स जी जो है वो ये वाई जी, सॉरी, तो ये वाई जी आएगी, और इसी तरह जो इधर आएगी जी ऑफ एक्स और जी, वो टर्म हमारे पास एक्स जी, तो देखें एक्स जी इन दोनों में है, तो वो इन दोनों से उठा के हमने एक्स जी कह दिया। और इसी तरह एच ऑफ एक्स वाई, ठीक है, देखिए इसमें भी एक्स वाई कौन सी टर्म है, एक्स साइन वाई, इधर भी एक्स साइन वाई है, तो हम कहेंगे एक्स साइन वाई। तो अगर हमारे पास एफ जी एच की ये वैल्यूज हों, तब हमारा जो है फाई जो है, इन दैट केस हमारा फाई क्या बनेगा, एक्स साइन वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, तो ये आपका फाई आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल्स। ठीक है, जिस तरह हमने लाइन इंटीग्रल देखे, इसी तरह हमारे पास सरफेस इंटीग्रल्स। ये सरफेस इंटीग्रल वो कह रहा है surface integrals are used to measure the curved surface area. तो जो सरफेस इंटीग्रल होंगे हमारे पास डबल इंटीग्रल्स होंगे। ठीक है, जिस तरह हमने ये लिखा कि a डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ये डबल a डॉट डी एस आ गया। ठीक है, हमारे पास ये क्लोज, अगर हमारे पास कोई फाई स्केलर फंक्शन है तो उस सूरत में हमारे पास कोई क्लोज ये सरफेस इंटीग्रल है, साथ फाई डॉट डी एस आ जाएगा। अगर कल की फॉर्म में लिखना है तो कल की फॉर्म में लिख देंगे। वो कहता है जो सरफेस इंटीग्रल है ना इज फ्लो ऑफ वेक्टर पॉइंट फील्ड फ्रॉम एनी सरफेस। वो कहता है कि इंटीग्रल दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, उधर था डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, तो हम कहते थे लाइन इंटीग्रल है। इधर हम कहेंगे डिफरेंशियल 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 सरफेस एलिमेंट डी एस। ठीक है, ये डी एस जहां भी आ जाएगा तो हम कह देंगे जी ये हमारा जो है सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसकी सेम प्रॉपर्टीज है जो हमारी लाइन इंटीग्रल की थी, वो आप लोग देख लेंगे। कोई कांस्टेंट आ जाए बाहर आ जाएगा, दो हमारे पास वेक्टर आ जाए डीएस के साथ मल्टीप्लाई तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा सरफेस इंटीग्रल को डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं हम उसे दो सरफेसेस के अंदर, तो वो अलग अलग सम हो जाएंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, सरफेस इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है। ठीक है, थ्योरम है 5.5, वो कहते हैं ए डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये सरफेस है, ये कोई स्पेस आर होगी, ए डॉट एन
dx dy ओवर n डॉट k। ठीक है, अगर ऊपर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो नीचे जेड प्लेन का जो यूनिट वेक्टर है के, नीचे हम अपने नॉर्मल वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ऊपर आपके इधर देखें, अगर ऊपर आपके वाईजी प्लेन है तो नीचे हमारा जो एक्स का यूनिट वेक्टर होगा आई, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नॉर्मल वेक्टर को। अगर हमारे पास एक्स जी प्लेन है ऊपर, तो नीचे हम जो है y का यूनिट वेक्टर j, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नॉर्मल को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह करना है। ये तो हमारे पास फार्मूला तो हमें पता लग गया है कि हमें कोई वेक्टर ए होगा, कोई हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, dx dy कोई होगा हमारे पास, और फिर n, और फिर कोई x और y के कोई नॉर्मल वेक्टर जो होगा। जिस तरह इस केस में x और y है तो z, इधर z नहीं है, z का यूनिट वेक्टर k है। इस तरह हम इनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो हमें कहता है जी इवेल्युएट करें ए डॉट डी एन डी एस। उसने कह दिया आपको इवेल्युएट करने को। ठीक है, ए डॉट एन डी एस, उसने कहा इसको आप इवेल्युएट करें। वेयर अ वेक्टर ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 18 जी आई माइनस 12 जे प्लस 3 बाई के प्लस 3 बाई के। ठीक है, उसके बाद एक सरफेस भी गिवन है आपको। वो क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12। वो कहता है विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या गिवन है, हमें पता है 3D फिगर के अंदर, हमारे 3D फिगर्स के अंदर 8, जिस तरह हमारे पास 2D में क्वाड्रेंट के 4 पार्ट्स होते हैं ना प्लेन में, तो इसी तरह 3D के अंदर हमारे पास 8 पार्ट्स होते हैं, और वो हर पार्ट जो है वो एक ऑक्टेंट कहलाता है। अब हमें पता है, हमें फार्मूले के अंदर जो है, और अगर आपको उसने प्लेन कोई मेंशन नहीं ना किया कि आप किस प्लेन में इसे सॉल्व करें, देन ऑटोमेटिकली आपने एक्स वाई प्लेन ले लेना है। ठीक है, ये जो प्लेन है ना एक्स वाई, हमने खुद से ज्यूम कर लेना है। अगर उसने हमें सवाल के अंदर नहीं बताया कि कौन से प्लेन आपने लेना है, तो हम इसे खुद से ज्यूम कर लेंगे, और फिर बाकी हम इसके देखते हैं जो 4-5 स्टेप्स हैं वो किस तरह ये सॉल्व होगा। अब अगर हम फार्मूले को गौर से देखें, हमारे पास ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए थे ग्रेडियंट की। ठीक है, जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है ये एक नॉर्मल वेक्टर होता है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। ठीक है, एक थ्योरम था आई थिंक। तो हमें जो सरफेस गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12, तो हम अगर इस सरफेस को इक्वल टू 0, इक्वल टू मतलब कि इसे सारे पॉइंट्स को एक साइड पे ले जाके 12 को भी एक साइड पे ले जाके इसे हम अगर फाई के बराबर पुट कर दें, और इस फाई का अगर हम ग्रेडियंट ले लें, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने फाइंड करना है डेल फाई। ठीक है, जो भी हमें सरफेस गिवन होगी, जो भी सरफेस गिवन है, ठीक है, उसको हमने सारी वैल्यूज को एक पॉइंट पे ले जाके, कॉन्स्टेंट्स को भी एक पॉइंट पे ले जाके हमने उसका डेल फाइंड कर लेना है। ठीक है, वो हमने डेल इसका फाइंड किया। ठीक है, 2x विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट करेंगे, ये 2i प्लस अगले को y वाली टर्म को y के साथ करेंगे 3j प्लस 6k। कांस्टेंट वैसे 0 हो गया। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब हमने अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारा वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, और ऊपर ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू, ठीक है, इसके नीचे हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया जो कि इक्वल टू आई 7 के। अब सेकंड स्टेप में आप देखिए हमें चाहिए, ठीक है, ये n भी आ गया।
यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया एन का, नॉर्मल का। अब ये एन आ गया तो एन डॉट के भी हमने फिर फाइंड आउट करना है। अगर हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो हम एन डॉट के फाइंड आउट कर लेते हैं। हम हमारा ये जो एन आया इसको अगर एन डॉट के करेंगे तो के वाली सिर्फ जो एलिमेंट है सिर्फ वो बच जाएंगे हमारे पास। अच्छा, हम थे इधर एन डॉट के हमने फिर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, हम जो एन जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला था वो हमने लिख दिया इधर एन, और उसको जब के से डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास सिर्फ फिर के की वैल्यू बच गई ना, 6/7। ठीक है, बाकी तो कोई हमारे पास वैल्यू नहीं थी, हम सिर्फ के साथ यूनिट और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना, हमारे फार्मूले में था ऊपर डी एक्स वाई, नीचे एन डॉट के। हमने डी एक्स डी वाई ओवर 6/7 एन डॉट के की वैल्यू लिख दी मैग्नीट्यूड की, तो ये 7/6 डी एक्स डी वाई भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए डॉट एन भी था हमारे फार्मूले के अंदर, हमने ए डॉट एन भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए था जो सवाल में गिवन था। आगे हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया आई आई वाली टर्म के साथ, जे जे वाली और के वाली टर्म के साथ, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया, और यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ ए डॉट जो एन यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आई वो आई 36z-36 + 8y/7। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आप देखें इधर हमारे पास जी की वैल्यू आ रही है ए डॉट डी एन के अंदर, लेकिन जो हम सरफेस अज्यूम हमने की हुई है वो तो एक्स वाई प्लेन के अंदर की हुई है अज्यूम। तो हम इस जी को इधर माइनस कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमें सरफेस गिवन है ना उस सरफेस में से हम जी की वैल्यू निकाल के हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, हमें सवाल के अंदर सरफेस गिवन थी 2x + 3y + 6z = 12 गिवन थी ना, ये वाली सरफेस। इधर से हम z की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, ये z = हो जाएगा 12 - 2x - 3y / 6। तो ये जो z की वैल्यू है ये हमने जो निकाली है ये हम पुट कर देंगे ए डॉट डी एन के अंदर, ताकि इधर जो z की वैल्यू आ रही है वो खत्म हो जाए, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आ जाए। तो हमने जी ये z की वैल्यू इधर पुट की, ये देखें, और इसको सिंपली सॉल्व किया ए डॉट एन को सिंपलीफाई करके हमारे पास ए डॉट जो एन है यू वो आ गया 36 - 12x/7। अब देखिए हमारे फार्मूले के अंदर हमने हर चीज फाइंड आउट कर ली है, ए डॉट एन भी फाइंड आउट कर लिया है, डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के भी फाइंड आउट कर लिया है, और इसको में से हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर भी शिफ्ट कर लिया है, जो जेड की वैल्यू थी वो भी माइनस कर दी है। ठीक है, अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, इनको सिंपलीफाई किया, तो ये हमारा जो है सरफेस इंटीग्रल इसके बराबर आ गया। अब हमने सिर्फ एक काम रह गया, हमने लिमिट्स फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, जब हमने x के लिए लिमिट फाइंड आउट करनी है तो जो हमारी सरफेस गिवन थी हमें, ठीक है, हमें सरफेस गिवन थी 2x + 3y + 6x = 12। तो जब x की लिमिट फाइंड करनी है तो हम y और z दोनों को = 0 पुट कर देंगे। ठीक है, y और z दोनों को = 0 पुट किया। ठीक है, तो +0 + 0 = 12। तो x की पॉइंट लिमिट आ गई 6। ठीक है, 6 ये आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ 0 स्टार्ट हो रहा था और 0 से लेकर 6 तक आ रहा था। और जब हमने y के लिए लिमिट निकालनी है, ठीक है, फॉर y
तो इन दैट केस हमने z को इक्वल टू 0 पुट कर देना है इसी कोई सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है, इस सरफेस की इक्वेशन में वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 आ गया, इधर से y की वैल्यू आ गई कोई 12 माइनस 2x ओवर 3। तो इसका मतलब y हमारा कहीं 0 से स्टार्ट हो रहा था, वो जा रहा है 12 माइनस 2x ओवर 3 तक। अब इन लिमिट्स को हम अपने सवाल के अंदर पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारे पास dy dx है, तो पहले अगर इधर इधर dy पहले है तो हम पहले y की लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू 12 माइनस 2x ओवर 3, ठीक है। ये अब हम x की फॉर्म में इधर इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाद में x वाली हमने इंटीग्रेट करना होता था, ये उधर सिंपली सॉल्व आउट हो जाता है। और ये हमने इधर x की लिमिट 0 से 6 तक लिख दी और इसे हम सिंपली 1 बाय 1 सॉल्व दोनों इंटीग्रल्स को कर लेंगे तो हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल में किसी को इश्यू तो नहीं है, बस सिंपल स्टेप है 5 से 6 ये आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सर ये स्टेप्स बाकी क्वेश्चन के लिए भी यही होंगे सेम? जी सेम स्टेप्स सेम होंगे तार, बदलेगा तो हमारा वो बदलेगा, प्लेन बदलेगा, वो हमें एक्स वाई की बजाय वाई जी भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसने कोई नहीं हमें प्लेन मेंशन किया तो हम खुद से एक्स वाई प्लेन ले लेंगे, या वो कोई प्लेन हमें दे सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास होता है कोई वेक्टर ए है, let vector a be a vector point function which is defined and continuous in a closed region R, then volume integral a over R is defined as, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल हमेशा ट्रिपल इंटीग्रल होगा a डॉट dv, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a के डॉट v के, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स के क्रॉस, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत इजी होता है, सिंपल देखें एग्जांपल नंबर अगर हम 13 देखें, उसने इसमें बताया हुआ ऐसे किस तरह सॉल्व करना है। वो कहता है इवैल्यूएट करें आप आर डी वी, where R is a region, capital R is a region bounded by the surface x is equal to 0, y is equal to 0, y is equal to 6, z is equal to x square, z is equal to 4, yes। उसने हमें बता दिया है सारी बाउंड्रीज, इधर से हम देखें z की लिमिट तो हमें गिवन है 4 से लेके x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर से लेके 4 तक, y की लिमिट भी गिवन है 0 से 6 तक, x की एक लिमिट तो गिवन है 0, लेकिन हमारे पास सेकंड लिमिट नहीं x की गिवन। अगर हम z की दोनों वैल्यू को इक्वेट करें, ठीक है, ये z था x स्क्वायर और ये z है हमारे पास 4, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 2, तो 0 हमें गिवन था, x की लिमिट भी 2 आ गई। सिंपल हमने क्या किया, अपने ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर z की लिमिट पुट की है, x स्क्वायर से लेके 4 तक है, y जो है 0 से लेके 6 तक है, और x जो है 0 से लेके 2 तक है। और उसने कहा हमने इवेल्युएट करना आर डी वी, आर पता है आपको क्या वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आगे आप इसको डी जेड पहले लिख देंगे डी वी की जगह, ठीक है, डी वी की जगह डी जेड डी वाई और डी एक्स। सबसे पहले हम जो है इसे विद रिस्पेक्ट टू जो है जेड इंटीग्रेट कर लेंगे, जो वैल्यूज आएंगी पुट करके, फिर वाई के साथ इंटीग्रेट करके, लिमिट्स पुट करके सॉल्व करके, फिर हम उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लास्ट में इंटीग्रेट करके उसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे। अब आगे ना एक हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। हमने देखना है कि हमारे पास सिंपली एंड
मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं? अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूं, उसी से समझा दूं। अगर हमारे पास एक रिंग है, सर जी जी, ऊपर जो ट्रिपल इंटीग्रल के एक्स की जो हमारे पास फाइनल लिमिट मौजूद नहीं है, तो हमने वाई और जी को आपस में जो जी के वैल्यूज थे उनको कंपेयर करके निकाला। अगर सपोज एक्स वाई और जी के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कोई प्रोसीजर होगी दूसरी, या फिर ताहिर जो है ना, वो उसने किसी और जगह पे आपको वाई के अंदर शायद इस तरह की कोई चीज गिवन हो जिसमें एक्स की लिमिट्स निकाल सकते। अच्छा मीन एक्स वाई या जी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। जी जी, आपको ये सीधी लिमिट देंगे या कहीं ना कहीं से आप निकाल सकेंगे लिमिट्स को आपस में मैनिपुलेट करके। अच्छा, हम देखने लगे थे सिंपली अनकनेक्टेड रीजन्स। अब अगर मैं इसकी आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके पास एक अंगूठी है, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है, आप उस रिंग को तमाम साइड से हाथ में पकड़ के फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ से श्रंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो उसके अंदर कोई कटिंग ना आए, ठीक है, इस तरह कोई उसके अंदर कटिंग या बालशाल ना आए, वो सारी जो रिंग थी ना आपके पास, ये रिंग थी, आपने इस पे जोर लगाया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, और आपने जोर लगा के इसे सिंपल एक पॉइंट के ऊपर मरकूज कर दिया है सारी रिंग को, कटिंग कोई नहीं इसके अंदर आई, तो इस सूरत में हम इसे कहेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। अगर, ठीक है, आपने जोर लगाते गए हैं लेकिन अंदर जो हमारे कटिंग्स आ गई हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो है ना इस तरह की कटिंग्स बन गई हैं उसके अंदर, रिंग के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा लेवल बन गए हैं उसके अंदर, तो इस सूरत में हम उसे कहेंगे मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आगे हमारे पास ग्रीन थ्योरम, ठीक है। ग्रीन थ्योरम हमने देखा था कि जो ग्रीन थ्योरम होगा, इफ R is a simply connected region of xy bounded by a closed curve C, and if M and N are continuous functions of x and y having continuous derivatives in R, then, तो आपके पास ग्रीन थ्योरम का ये फार्मूला है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास सिंगल ये था लाइन इंटीग्रल जो आप पीछे करके आए हुए हैं, ये है हमारे पास डबल इंटीग्रल पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। हम जब भी हमें ग्रीन थ्योरम का सवाल आएगा, जब वो कहेगा वेरीफाई करे ग्रीन थ्योरम्स, तो इस सूरत में हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, और ये जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को भी सॉल्व हम करेंगे। और एक और उसने बात की है, ये जो सी है ना हमारा, सी हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बात आपने जहन में रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं, हमने जो है ये ग्रीन थ्योरम जो है इसके अंदर ये पार्शियल एन और ये इसको लेके हम डबल इंटीग्रल, जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में या डबल इंटीग्रल में किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरह इसको सॉल्व करना है हमने इसके सवाल को। अगर आप देखें एग्जांपल 14, वो कहता है वेरीफाई करें ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है। m गिवन है हमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्र एंड n is equal to x square where c is the closed curve of the region bounded by, c जो है वो closed curve है किसी रीजन में, और वो बाउंडेड बाय है y is equal to x एंड y is equal to x square, ठीक है। अगर हम इसे प्लॉट करें
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स ये, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, वो कोई इस तरह लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू एक्स। और हमने एक बात कही है, हमने इस कर्व को ग्रीन थ्योरम की अगर हम बात करें तो हमने काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे तो फिर हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये बनेगी ना। ठीक है, इस तरफ से जा रहा है और इस तरफ को आ रहा है। ठीक है, ये हमारा C1 होगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ को जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है, y इज इक्वल टू ये हो रहा है। अब देखें हम इसकी, हमारे पास है लाइन इंटीग्रल जो ग्रीन थ्योरम का फार्मूला है ना, वो है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ग्रीन थ्योरम बेसिकली ये है कि हमने अपने लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में। तो इसको सिंपल, ये जो हमारे पास पहला पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्लोज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है, ठीक है, दैट इज आवर लाइन इंटीग्रल। इसको हमने जब भी सॉल्व करना है अपने लाइन इंटीग्रल पुराने मेथड से सॉल्व करना है, जो हम पीछे देख के आए हैं। और जो लाइन इस ग्रीन थ्योरम्स के लिए वाला पार्ट है कि डबल इंटीग्रल किस तरह कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रल पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। एम और एन क्या होंगे, कोई दो फंक्शंस होंगे आपको गिवन होंगे, और इनको डबल इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, सरफेस को काउंटर क्लॉकवाइज इसके अंदर क्लोज जो भी सरफेस होगी उसको हमने लेना है। तो ये हमने C1 और C2 देखा इस एग्जांपल के, हमने क्लोज सरफेस ले ली। अब हमने लिमिट्स चेक करनी है। लिमिट्स क्या है, क्योंकि हमें सवाल में के अंदर लिमिट्स नहीं कहीं गिवन। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स के रहता है। जिस तरह आप देखिए इधर y के इक्वल टू आ गए। अगर हम इधर x की लिमिट निकालनी है तो हम इधर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देंगे, x माइनस सॉरी हाँ x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरह कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इधर से x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक पॉजिटिव वन आ गई, क्योंकि ये जो x माइनस वन है इसको भी इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग कर दिया। तो ये x इधर जाकर भी पॉजिटिव वन का हो गया। तो हमने इकट्ठी लिख दी, x की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक है। अब x की लिमिट आ गई, इसी तरह y की लिमिट बना लेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है, इधर आप पुट करें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। इन दोनों में से किसी एक में पुट करें, आपके पास ये जो है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स सेम आ जाएंगे। ठीक है, 0 0 स्टार्ट हो गया, 1 1 तक जा रहा है। अब देखें, हम इसे सबसे पहले इसका लाइन इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल हमारे पास ये है, इसका हमने लिख लिया जिस तरह हम डिफरेंशियल वेक्टर a डॉट डी आर जिस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे। ठीक है, ये जो फॉर्म है हमने इसके अंदर लिख लिया, m डॉट डी एक्स एंड डी वाई लिख लिया, इसकी हमने ले लिया। हमारे पास दो कर्व है C1 C2। तो हमने देखा C1 कर्व जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है, डी वाई जो होगा 2x dx होगा। x के अंदर वेरिएशंस कितनी है, 0 से लेके 1 तक। इसको हम अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इधर से एक C1 की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, और वेरिएशंस हैं 1 1 से लेके 0 1 तक। डायरेक्शन हमने ये लेनी है नीचे। ठीक है, 1 1 से लेके 0 0 तक। तो इसका मतलब है जो x के अंदर वेरिएशन है वो 1 से लेके 0 तक है। ठीक है, जो हमारी लिमिट होगी वो 1 से लेके 0 तक होगी, नॉट 0 से 1 होगी। हमने ऊपर से अब नीचे देखना है, क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसको ये लिमिट लेके y की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व आउट करेंगे, दोनों को C1 और C2 के आंसर को सम कर लेंगे, एक जवाब आ जाएगा हमारे पास।
फिर उसके बाद हमने करना है अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व, ठीक है, डबल इंटीग्रल को। ठीक है, डबल इंटीग्रल में हमें चाहिए पार्शियल एन और पार्शियल एक्स। ठीक है, ये एन था हमारे पास, अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2x हो जाएगा। और ये m है, m को विद रिस्पेक्ट टू अगर y करना है पार्शियल डेरिवेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 2y। ठीक है, ये my हमारे पास आ गया x प्लस 2y, और nx आ गया 2x। ठीक है, ये हमने लिख दिया जी, nx और my लिख दिया हमने। अब इनको हमने अपने फार्मूला के अंदर पुट कर दिया, इनकी लिमिट्स भी पुट कर दी। ठीक है, इनकी लिमिट्स उसने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके x तक है, और x 0 से 1 तक है, डॉट dx है। सिंप्लीफाई किया, इसे सॉल्व कर लिया, दोनों साइड्स देखी, दोनों के आंसर क्या है, दोनों के आंसर जो है सेम आएंगे, तो हम कह देंगे जी ग्रीन थ्योरम हमारा जो है वो वेरीफाई हो चुका है। सर यहाँ पर आप जो लिमिट्स को कॉन्ट्रा क्लॉकवाइज किया था, ये समझ में नहीं आया। देखिए वाई, जब आप ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड मतलब कि डबल इंटीग्रल को कर रहे होते हैं, डबल इंटीग्रल के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पहली जो हमारी लिमिट है, अगर हम dy और dx कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि y जो है वो x के अंदर कहीं लिमिट रह जाए, ताकि क्योंकि पीछे x के नहीं आना है, जब वो x से इंटीग्रेट होगा उसके अंदर x की फॉर्म में आ जाएगा उसका जवाब, वो फिर उससे हम x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास x की सिर्फ कांस्टेंट लिमिट हो जो एंड के ऊपर हमें कांस्टेंट आंसर दे दे। तो y की जो लिमिट है वो हमने सवाल के अंदर से ही देख के लिख ली है, क्योंकि y इज इक्वल टू उसने x एंड x के गिवन था। ठीक है, y उसने कहा था जी x स्क्वायर से लेके आपका y x है। ठीक है, x स्क्वायर से लेके आप x तक जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने कर्व बनाई थी काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमने y के लिए वही लिमिट यूज की, हमने सिंपल x की वेरिएशंस देख ली। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इधर हमने क्या किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, x की लिमिट 0 से लेके 1 तक आ गई, ये लिख दी, y हमें गिवन था y x स्क्वायर और x की फॉर्म में तब। ठीक है, जब हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे होते हैं तब हमारी कोशिश होती है हम पॉइंट वेरिएशंस चेक कर लें, तो हम उसकी लिमिट्स जो है वो दोनों लिख लेते हैं पॉइंट वेरिएशंस में, क्योंकि हम पॉइंट वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसे लेके ही सिर्फ एक लिमिट में चले जाते हैं, हम y को वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं x के अंदर ही, तो इसलिए उधर हमारे पास सिंगल लाइन इंटीग्रल होता है, इधर डबल इंटीग्रल होता है। हमारी कोशिश होती है y वाली जो है वो x के अंदर ही रह जाए, क्योंकि फिर वो जब सॉल्व आउट होगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास dx पड़ा होगा, तो हम उसे दोबारा जो है ना विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन थ्योरम की कुछ ना नोटेशंस है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम है सबसे पहले ना, ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। वो कहता है इसके हमें ये जो है ना प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल जो है इसका पता होना चाहिए फार्मूला, अगर हमें पेपर के अंदर ये आ जाए तो हमने इसे किस तरह सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट के डी आर, और इधर आपका डी आर होगा वो होगा इक्वल टू डी एक्स डी वाई के। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में अगर वो के कैलकुलेट करने को, आप इसको इस फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेंजेंशियल फॉर्म है इसकी, और इसकी एक नॉर्मल फॉर्म भी है। ठीक है, इसे सेकंड वेक्टर फॉर्म कहते हैं।
नॉर्मल फॉर्म, पहले हमारे पास टेंजेंशियल फॉर्म थी। इसे हम कह देते हैं जी, हमारे पास जो है इसे हम इस फॉर्म में कहते हैं, हमारे पास ये डेल डॉट बी की फॉर्म में आ जाएगी। इसे डी आर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म है, इनका कोई इतना यूज ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टोक्स थ्योरम। वो कहते हैं सर इन थ्योरम्स के प्रूफ आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं सर आंसर इसका सिर्फ क्वेश्चन आएगा, वो प्रूफ शुरू कुछ नहीं आना। ग्रीन स्टोक्स थ्योरम का वो कहेगा वेरीफाई कर दे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, वो कहता है स्टोक्स थ्योरम। वो कहता है इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी, देन इफ ए हैज कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, देन हमारे स्टोक्स थ्योरम की जो फॉर्म होगी, तो हमारे स्टोक्स थ्योरम की जो फॉर्म होगी वो होगी क्लोज सरफेस ए डॉट डी आर डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। और इधर भी जो सी है, सी इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। वो कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए टेकन अराउंड अ सिंपल क्लोज सर्फ सी, ठीक है। वो इसको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है जी द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट था ना हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ा था। ऑफ अ वेक्टर ए टेकन अराउंड अ सिंपल क्लोज सर्फ सी, ठीक है। ये हमने ऊपर लगाया हुआ, हमने कहा जी क्लोज सरफेस है सी इज इक्वल टू द, ठीक है, ये इक्वल टू है टू द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। ये नॉर्मल कंपोनेंट है ना, ऑफ द कर्ल ए, ये कर्ल ऑफ ए है, टेकन ओवर एनी सरफेस एस हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री, ठीक है। ये अब हम देखते हैं हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। वो कहता है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एग्जांपल 15 है हमारे पास। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर ए, एग्जांपल है 15। वो कहता है वेरीफाई करें स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के। वो कहता है वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। एस क्या है, अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सी एज इट्स बाउंड्री, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारे पास है ए डॉट डी आर, ठीक है। ए है तो हमारे पास देखे हमने जो है, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ए डॉट डी आर है, तो हम सबसे पहले ये ए डॉट डी आर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
2x माइनस वाई, ठीक है, dx प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर dy, ये प्लस सीधा ये माइनस वाई स्क्वायर जेड dz। अब वो कहता है हमारे पास ये जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये भी रेडियस 1 का है ना कोई स्फेयर के अंदर। वो कहते हैं अगर हम इसका, ठीक है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास पॉइंट वेरिएशन फॉर्म दे आ जाए लाइन इंटीग्रल की, तो उसे तो हम सिंपल इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई सरफेस इस तरह गिवन हो तो उसके लिए हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। वो कहता है अगर हम इसे देखें किसी टेबल के ऊपर इस तरह रखे और इसका, ठीक है, हम इसको जो है ना, ये जो हमारे पास होल सर्कल था ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का था। ठीक है, अगर हम इसके अंदर z को 0 कर दें और ये जो सर्कल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इधर z जो है हमारा 0 होगा। वो कहता है जो बाउंड्री ऑफ सी है ना, इन द बाउंड्री सी ऑफ एस इज अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन ऑफ रेडियस 1। ठीक है, हमारा इस तरह हमने एलिप्स भी देख लिया, सर्कल भी देखा था, स्फेयर भी देख लिया। अब ठीक है, स्फेयर को हम इस तरह सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसकी फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख देंगे। x इज इक्वल टू क्या था, r cos थीटा, r1 है। ठीक है, तो क्योंकि ये देखे ना r1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r होता है ना ये सर्कल के लिए, r इधर से वैल्यू 1 आ जाएगी cos थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन थीटा, और z को हम इधर 0 कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में से इजी रहे, और थीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 पाई आ जाती है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 पाई 2x है 2 cos थीटा माइनस y की जगह साइन थीटा dx। ठीक है, डी सॉरी, ये जो x है इसकी जगह हमने वो भी लिखना है ना cos थीटा, ये डी डेरिवेटिव इसका dx इज इक्वल टू cos थीटा है, तो ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो dx की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे कि माइनस साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट हम z हमारे पास 0 है, तो हमने जब इधर भी z पुट किया ये भी टर्म 0 होगी, इधर भी z पुट किया ये भी टर्म 0 होगी। ठीक है, ये दोनों टर्म 0 होगी, ये वाली और ये वाली। सर जो जी जरूर लिया है वो x और y को भी जरूर सपोज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे पास हमने जी को सपोज किया है 0, वहां पर हम x और y को भी जरूर सपोज कर सकते हैं। अगर आप x और y को 0 सपोर्ट करेंगे तो फिर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन किस तरह लिखेंगे? हमारे पास सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन तो x इज इक्वल टू cos थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा है ना। जब थर्ड प्लेन में खुल जाता है तो z 0 हो जाता है हमारा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन को अंदर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 से 2 पाए। ठीक है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता है, ये जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन साइन 2 थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये हमने लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने जब इंटीग्रेशन करनी होती है तो हम इसको डबल एंगल आइडेंटिटी में ले जाते हैं, cos 2 थीटा बटा 2 और ये टोटल का आगे डी थीटा और ये 0 से 2 पाए। अब ये सिंपल हो गया, आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फाइनल आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा पाए। ठीक है, अब हमने जो स्टोक्स थ्योरम है इसकी हमने करनी है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो हमें पता है इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस ए। ठीक है, वो हमारे पास है डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस और डी आर लिख लें, डी एस है बल्कि। तो इसमें हमने डेल क्रॉस ए सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले डेल ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इधर आए, इधर जे, इधर के, इधर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। ठीक है, ए वेक्टर इधर लिख देंगे, ए वेक्टर इधर क्या है 2x माइनस वाई, इधर माइनस वाई जेड स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर जेड। तो ये हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसे आप ओपन करेंगे, इसका जो जवाब है वो के के बराबर ही आएगा, बाकी वैल्यू जो कैंसिल आउट वगैरह होके। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट, ठीक है, डेल क्रॉस जो ए डॉट एन है, तो आपने डेल क्रॉस ए की जगह पे हमने जो के निकाला है, के यूनिट वेक्टर, उसको लिख दिया, डॉट आगे एन यूनिट वेक्टर आ गया और आगे डीएस। ठीक है, अब ग्रीन थ्योरम के अंदर हमारे पास ये जो एन डॉट के डी एस जो है, ये हमारे पास डी एक्स डी वाई के बराबर होगा। ठीक है, हमने पढ़ा एन डॉट के जो है ये 1 के बराबर होगा ना, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो हमारे पास सिंपल आ गया डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, अब हमारे पास था, अब हमने लिमिट्स इसकी निकाल लेनी है। हमारे पास था सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था ना, तो अगर इधर से हम y की वैल्यू निकाल लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये इधर से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y इसके बराबर आ गया और x जो है हमारे पास x के लिए हम जो है इसको, अगर हमने x निकालना है अगर, तो हम अगर y को 0 पुट कर देते हैं x निकालने के लिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब x कहीं 0 से 1 तक कहीं जाएगा और y जो है वो 0 से लेके अंडर रूट 1 माइनस एक्स तक जाएगा। लिमिट्स भी हमने निकाल ली, तो हम अब इधर क्या करेंगे, इधर सिंपली पुट कर देंगे। जीरो से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 0 से 1 तक आगे हमारे पास डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें इधर 1 है तो ये 0 से 1,
ठीक है, इधर आ जाएगा y डॉट डी एक्स और y की लिमिट क्या होगी 0√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जो है जी इसके लिमिट अब अंदर पुट कर देते हैं 0 से 1, हमारे पास आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जो है वो कहता है जी हमारे पास ये जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास अपर हाफ ऑफ अ सर्कल बन गया है। वो कहते हैं इसको आप जो है दोबारा इसे जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लें। ठीक है, वो कहता है लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड डी थीटा। क्योंकि आपका ऊपर जो आंसर आया हुआ है पहले पार्ट में वो पाई में आया हुआ है, तो इसे भी हम उस फॉर्म में ले आते हैं। और जो थीटा आपका इधर होगा वो होगा π/2। ठीक है, हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सर यहाँ पे π/2 कैसे आ गया सर थीटा? देखिए हमारे पास जब लिमिट होती है ना 0 से √1 माइनस एक्स के, देखिए हमारे पास ये एक अपर जो सर्कल है ठीक है, इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, इसकी लिमिट हमारे पास 180 है। ठीक है, अब हमारे पास है 0 से लेके √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, यानी कि हम इसके हाफ तक जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसके हाफ तक जा रहे होंगे तो इसकी जो हमारी लिमिट है वो हमारी π/2 आ जाएगी। हम इसकी लिमिट अभी निकाल के भी देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, x हमारे पास ये था साइन थीटा, dx ये आ गया। ठीक है, हमारे पास इधर x की लिमिट है 0। ठीक है, जब 0 होगा x तो साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0 क्या है, ठीक है, साइन इनवर्स 0 0 आ गया। अब दूसरी हमारे पास x की लिमिट है 1, इधर आप इधर 1 पुट कर दे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और इधर से थीटा आ गया हमारे पास 90। आप क्लियर हो गया? अब हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 आ गई। ठीक है, √1 माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और आगे dx की जगह क्या आ गया cos थीटा d थीटा। अब ये सिंपल है, इसको आप सिंपली सॉल्व आउट कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के बराबर, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर कटेगा। ठीक है, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट डॉट cos थीटा, तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा डॉट cos थीटा आ गया, तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको आप डबल एंगल आइडेंटिटीज में लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 0 से π/2 लिमिट
डॉट डी थीटा। अब ये सिंपल, आगे इसकी इंटीग्रेशन ले लें, कौन 1/2 की लेता, अगले की लेता, ठीक है। तो ये आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास सिंपल, हमारे पास नेक्स्ट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो कहता है इट स्टेट्स दैट इफ R इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस S, ठीक है, R कोई रीजन है वो बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस S है, एंड A इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन व्हिच इज विद कंटीन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आपका जो होगा A डॉट n ds इज इक्वल टू del डॉट A dv, ठीक है। कि आपका सरफेस इंटीग्रल को आप ट्रिपल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो कहता है वेयर n यूनिट वेक्टर इज द आउटवर्ड ड्रॉन, ठीक है, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू S, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इधर डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अगर दोनों के जवाब ठीक आ गए तो आप कहेंगे जी हम जो है ना वो सफल हो गए हैं इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को भी प्रूव करने में। इसकी एग्जांपल है एक सिंपल सी एग्जांपल नंबर 16, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, दोनों को हम देखेंगे जवाब है वो दोनों तकरीबन सेम ही आएंगे। तो ये था हमारा जी वेक्टर एनालिसिस का पोर्शन। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने इसकी कुछ ना जो हमारे पास आगे एक्सरसाइजेस गिवन है ना, प्रॉब्लम्स गिवन है पेज नंबर 518 से, ठीक है। ये आपने प्रॉब्लम तकरीबन सारी कर लेनी है ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, और इन्हीं में से वो जो है ना प्रॉब्लम उठा के दे देता है। तो ये आपने जो है प्रॉब्लम्स है ना, ये कोशिश करनी है कि आप सारी कर लें, कोई 25-30 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। जो सेम हो आपको इजी लग रही हो उन्हें ऊपर से ही देख ले, जिनमें आपको लग रहा हो नहीं यार ये हाथ से गुजारने की जरूरत है उन्हें एक दफा हाथ से गुजार लें, लेकिन कोशिश करें इसे साथ ही वाइंड अप कर लें, क्योंकि चौथा चैप्टर भी आप लोगों का हो जाए और साथ ये फिफ्थ भी, ताकि आपके 20 नंबर जो है ना ये सीधे हो जाएं। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल कंप्यूटेशन है और कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रख के आपने कंप्यूटेशंस करती जाने हैं, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे सर, जहाँ पर अगर मसला हो गया तो ग्रुप में जी जी, जहाँ पे मुझे बताएं, हम उस मसले को देखें। सर जो वेक्टर के आपने ग्रुप के अंदर शेयर किए वहां से करना है ना इनको। जी जी, उसे उसको हम करेंगे, टेंसर एनालिसिस, पोजीशन इशू, ठीक वेक्टर है। के कोई नोट रिटन फॉर्म में नोट्स होंगे सर आपके अपने। वही नहीं चीजों के नोट जो बुक में लिखी हुई हैं, आप बल्कि खुद पढ़े एक दफा, चीजों को डिटेल में भी पढ़ लेंगे, आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट रह गए हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे, जी बेहतर होगा, ठीक है सर, ठीक है। और इंशाल्लाह। सोनिया आपको भी समझ आ गई, आपको इशू नहीं है? जी सर, समझ आ गई है। आप इनकी बस आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें इन चीज़ों को वाइंड अप कर लें, ताकि आपके स्पीकर तक ये चीज़ें जो है ना ये भी आपके 20 नंबर जो है वो हो जाए। और आप लोग कहीं भी कोई इशू आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर स्टूडेंट क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं सर, अंदर तो तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट हैं सर ग्रुप में। एक्चुअली वेक्टर का पोर्शन आप देखिए कितने बच्चे करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा सवाल है ना 120 नंबर के लिए। कि जो बच्चा पूरे 100 मार्क्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा, वो कहता है यार बेसिक करूंगा, ये आगे पीछे एक सवाल आगे पीछे भी हो सकता है एग्जाम में, और ये करना सर जरूरी है। अगले मंथ सर मेरे जीबी के पीएमएस के पेपर्स हैं सर, उसके लिए फोरियर सीरीज में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ सर वहाँ पे, तो फिर फोरियर सीरीज को टेस्ट करूँ कि ना करूँ।
150 का है सर उधर। मुझे पता है उधर 150 का है। फोरियर सीरीज कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सीधा सा है, ठीक है, सिंपल। यस सर। आपके कोएफिशिएंट्स आपने निकालने हैं, B1 B2। नवाज़िश अली की बुक भी लाया और अंदर से मैंने तकरीबन 5-6 जो मेथड्स है सर वो फाइंड करने को वो मैंने नेट से किया भी है सर। वो आप नवाज़िश अली की बुक से फोरियर सीरीज देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना उसके पहले दूसरी तीसरी एग्जांपल ही आ जाती है नवाज़िश अली की फोरियर सीरीज की। क्योंकि सर वहाँ पे अभी कोई पैटर्न का या हमें पास पेपर से कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर कहाँ से उठा के देंगे, इसीलिए फिर इसको भी थोड़ा टेस्ट देखिए, करके रख। आप पेपर एरिया FPS, जी सर। FPS के पेपर एरिया और पेपर सेटर आपके वही होंगे जो होते हैं। जी सर सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है और पेपर सेटर भी आपके वही होंगे जो CSS के। तो इसलिए जो CSS के लिए पेपर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपने भी उनसे ही प्रिपेयर करना है। पेपर जो फोरियर सीरीज है वो भी आपने डॉक्टर नवाज़िश अली की बुक से ही करनी है। सर जिस तरह सीएसएस में आते हैं पार्शियल और फोरियर मिल के एक सवाल बनते हैं उसमें भी ऐसा ही होगा। अगर सिलेबस सेम है तो फिर डेफिनेटली उधर भी इसी तरह होगा, फिर आपको साथ एक हीट इक्वेशन का सवाल आएगा। सर ठीक है सर, मैंने अभी तक बुक से स्टार्ट नहीं किया, जब मैं अगर कोई मसला हुआ तो मैं रिव्यू कर लूंगा सर। जी जी, कोई मसला हो। मैंने फोरियर सीरीज की थी, लेकिन फिर मैंने कहा आगे हीट इक्वेशन करनी पड़नी है, फिर मैंने आगे हीट इक्वेशन नहीं की थी। ठीक है सर, हम खुद कर लेंगे सर, अगर मसला हुआ तो मैं कांटेक्ट करूंगा, मैं खुद कर श्योर श्योर आप लूंगा इंशाल्लाह सर। आई थिंक चलो आप क्लास को एंड करते हैं, जुमे का भी टाइम हो चला है। जी ठीक है सर, ठीक है, तमाशा दुआ। लो ये आज आप हो गया, मेहनत करें, नंबर फैच करें। बहुत अच्छा दिन भी है सर, फिर एक अच्छे हदफ की तरफ जा रहे हैं, दुआओं में याद रखिए। जी जी जरूर, आप लोग अपने दुआओं में याद रखिएगा, कहीं पे कोई मसला हो सब्जेक्ट में आप जी सर ठीक है। जरूर इंशाल्लाह ओके सर। जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।